आज हम लोग देखेंगे बिहार शिक्षक भर्ती से मैराथन क्लास 500 क्वेश्चन वन लाइनर क्वेश्चन। लेखांकन मानक प्रमाप 19 का संबंध किससे है? पट्टे से संबंधित है। नेक्स्ट, तलपट में दिखाए गए अंतिम रहतिया को निम्न में दर्शाया जाता है, केवल चिट्ठे में दिखाया जाता है। नेक्स्ट, लेखांकन की स्वत्व अवधारणा लागू होती है संयुक्त स्कंध परमंडल पर होती है। नेक्स्ट, ऋणवत्ता के सिद्धांत के अंतर्गत स्टॉक का मूल्यांकन किया जाएगा बाजार मूल्य या लागत मूल्य जो भी कम है। नेक्स्ट, किस लेखांकन अवधारणा के अनुसार व्यापार का स्वामी भी अपनी पूंजी की सीमा तक लेनदार माना जाता है? व्यवसाय की इकाई अवधारणा पर। नेक्स्ट, गोपनीयता लेखांकन की प्रथा नहीं है। नेक्स्ट, भारतीय लेखांकन मानक परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई? 1977 ईस्वी में हुई थी। किस कर निर्धारण वर्ष शुरू होता है? 1 अप्रैल से। नेक्स्ट, व्यापार के स्वामी द्वारा व्यापार में लगाया गया धन कहलाता है पूंजी कहलाता है। लेखांकन का कार्य नहीं है लाभ अधिकतमीकरण का। एक चालू दायित्वों में सन्निहित नहीं होगा, संभाव्य दायित्व नहीं होता है। लेखा सूचनाओं का प्रयोग वाला समूह है व्यवसाय के भावी विनियोजक, व्यवसाय के स्वामी, व्यवसाय के प्रबंधक। परिसंपत्तियाँ बराबर होता है देयताएँ प्लस पूंजी, और परिसंपत्तियाँ माइनस देयताएँ बराबर होता है पूंजी। तो देयताएँ बराबर होता है संपत्तियाँ माइनस पूंजी होता है, ये रूल है। एक व्यापार के शुद्ध लाभ का मूल्य का अर्थ है कुल संपत्ति माइनस कुल बाह्य दायित्व। भारतीय लेखांकन मानक 10 का संबंध है स्थिर परिसंपत्तियों के लेखांकन से। अर्जित किंतु अपर्याप्त आय मानी जाती है संपत्ति। कौन सी एक लेखकीय त्रुटि नहीं है? दी सिद्धांत की त्रुटि नहीं है। एक व्यापारी अपने लाभ का 20% भाग सामान्य संचय में अंतरित करता है, ऐसा वह किस अवधारणा के आधार पर करता है? रूढ़िवादिता की अवधारणा पर करता है। अस्थायी संपत्ति को क्रय करने हेतु किए गए ऋण पर ब्याज है पूंजीगत व्यय। लेखा मानक A3 संबंधित है रोकड़ प्रवाह विवरण से संबंधित है। पूंजी खाता किस अवधारणा के अंतर्गत आता है? पृथक व्यवसाय के अंतर्गत आता है। दिखावा पर प्रतिबंध का कारण है प्रकटीकरण अवधारणा। वसूली की अवधारणा है जब ग्राहकों को माल की आपूर्ति दे दी जाए। आर्थिक चिट्ठे में दिखाए गए संभाव्य दायित्व के उठने का कारण है लेखांकन परंपरा यानी प्रकटीकरण की। तलपट में दिए गए स्टॉक को दिखाया जाता है आर्थिक चिट्ठे में दिखाया जाता है। कौन सी अशुद्धि तलपट के मिलान में बाधक नहीं होगी? क्षतिपूरक अशुद्धि। अग्रदाय पत्ती शब्द का प्रयोग इस संदर्भ में होता है खुदरा रोकड़ बही में होता है। खाता बही में कितने खाने होते हैं? टोटल 8 खाने होते हैं। 50,000 रुपये की मशीनी क्रय की गई किंतु क्रय खाते में डेबिट किया गया, यह है सैद्धांतिक त्रुटि है। यदि बैंक खाते का डेबिट पक्ष से क्रेडिट पक्ष अधिक है तो यह क्या इंगित करता है? बैंक अधिविकर्ष। तलपट एक विवरण होता है। एक नई मशीन के स्थापना व्यय को डेबिट किया जाएगा मशीनरी खाते में। पूर्वदत्त व्यय के समायोजन के लिए प्रविष्टि प्रभावित करती है प्रभावित एवं व्यय। चालू संपत्ति नहीं है बैंक अधिविकर्ष नहीं है। उधार बिक्री की राशि कितनी होगी यदि प्रारंभिक देनदार 10,000 और विक्रय वापसी 7,000, अपर्याप्त ऋण 3,000, देनदारों से प्राप्त रोकड़ 40,000 एवं अंतिम रहतिया 13,000 हो तो टोटल हो जाएगा 53,000। साख पत्र, गारंटी, वायदा, संविदा आदि निम्न में से किसके अंतर्गत आते हैं? व्यय के तुलन पत्र से हटकर अन्य मदें आती हैं। संपत्तियां जो व्यापार में लाभदायकता बढ़ाने के लिए क्रय की जाती हैं न कि बेचने के लिए कहलाती हैं अस्थायी संपत्ति। सकल लाभ या हानि की राशि क्या होगी जब विक्रय की लागत 79,000 और विक्रय 1,10,000, क्रय मूल्य 30,000 हो तो
टोटल हो जाएगा 31,000 का लाभ हो जाएगा। नेक्स्ट, एक कंपनी के चिट्ठे में अयाचित लाभांश को दिखाया जाता है निम्न में से किस शीर्षक के अंतर्गत चालू दायित्व के अंतर्गत दिखाया जाता है। नेक्स्ट, आदत मांगों को कंपनी के आर्थिक चिट्ठे में प्रदर्शित किया जाता है मांगी गई अंश पूंजी से घटाकर। अंतिम खातों में सम्मिलित नहीं है रोकड़ बही। नेक्स्ट, कंपनी के तुलन पत्र में प्रस्तावित लाभांश की शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाएगा, प्रावधान के अंतर्गत दिखाएगा। नेक्स्ट, यदि लाभ विक्रय मूल्य का 25% है तो लागत पर लाभ प्रतिशत होगा 33.33%। नेक्स्ट, निम्न में से कौन एक शेष परीक्षण पत्र द्वारा अपघटित नहीं होगा क्षतिपूरक त्रुटि। नेक्स्ट, मैनेजर को उसको कमीशन देने के पश्चात के लाभों पर 10% की दर से दिया जाता है तो यदि कमीशन से पूर्व लाभ 77,000 हो तो दे कमीशन होगा 7,000 का। इसका 10% निकालेंगे हम लोग तो आ जाएगा। नेक्स्ट, आयकर के अग्रिम भुगतान को दिखाया जाना चाहिए चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में। नेक्स्ट, मार्ग में माल की क्षतिपूर्ति एवं ऊपरी व्यय है ऋण वितरण होता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन अस्थायी संपत्ति है ख्याति अस्थायी संपत्ति है। नेक्स्ट, यदि लाभ बिक्री का 25% हो तो यह लागत का कितने प्रतिशत होगा 33.33% होगा। नेक्स्ट, यदि बेचे गए सामान की लागत 1,20,000 सकल हानि विक्रय के 25% के बराबर हो तो विक्रय की राशि क्या होगी 96,000। नेक्स्ट, यदि संचित आय में वृद्धि 6 लाख और प्रारंभिक व्यय 10,000 कर हेतु प्रावधान 60,000 तथा सामान्य आरक्षित कोष हस्तांतरण 10,000 है तो करारोपण के पहले का शुद्ध लाभ कितना होगा 6,20,000। नेक्स्ट, भारत में चिट्ठे के लेखा परीक्षण का तात्पर्य निम्न का लेखा परीक्षण है चिट्ठे तथा लाभ हानि खाते की मदद। बीमा प्रीमियम का अग्रिम भुगतान अन्य आर्थिक चिट्ठे एवं बीमा प्रीमियम खाते में क्रमशः निम्न प्रकार से दर्शाया जाएगा, एक संपत्ति एवं डेबिट शेष के रूप में। प्रस्तावित लाभांश कंपनी के स्थिति विवरण में दिखाया जाता है आयोजन शीर्षक में। मूल्य आय अनुपात अधिक होता है जब अंश का बाजार मूल्य अधिक हो। स्थिति विवरण का अंकेक्षण उपयोगी होता है जब संस्था लघु आकार की हो। अंतिम खाते तथा विवरण पत्रों से तात्पर्य है व्यापार खाता, लाभ हानि खाता और चिट्ठा। आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में अयाचित लाभांश निम्न शीर्षक में दिखाया जाता है, चालू दायित्व में दिखाया जाता है। संग्रहित हानियों को अपलिखित करने के बाद पूंजी कटौती खाते के शेष को हस्तांतरित किया जाता है, पूंजी खाते में किया जाता है। अंश प्रीमियम की राशि को पूर्णतः या अंशतः निम्न के अपलेखन के प्रयोग में लाया जा सकता है, प्रारंभिक व्यय में लाया जा सकता है। ख्याति को दिखाया जाता है चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में दिखाया जाता है। प्रारंभिक व्यय को दिखाया जाता है चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में। कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत चिट्ठे के दायित्व पक्ष में संचय और अधिक से घटाते हैं। आर्थिक चिट्ठा दर्शाता है वित्तीय स्थिति को दर्शाता है। सम्मिलित नहीं होता है पूर्वदत्त बीमा। एक भारतीय कंपनी के चिट्ठे में निम्न संभाव्य दायित्वों को नोट के रूप में दिखाया जाना चाहिए। कंपनी के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋणी के रूप में स्वीकार नहीं किया गया। साझेदारी फर्म में निम्न में से किसकी सहमति से नए साझेदार को प्रवेश दिया जा सकता है, वर्तमान सभी साझेदारों को। किसी अनुबंध के अभाव में साझेदारी फर्म से उत्पन्न होने वाले लाभ साझेदारों के पूंजी खाते में किस अनुपात में जमा किए जाते हैं, बराबर अनुपात में किए जाते हैं। पूंजी खाता किस दशा में खोला जाता है, साझेदारी व्यवसाय के में खोला जाता है। यदि विक्रय 14,900 तो सकल लाभ होगा 3,300 एवं शुद्ध हानि 500 है तो परिचालन व्यय क्या होगा 38,000 3800 3300 प्लस 500 3800 हो जाएगा।
एक सामान्य साझेदारी फर्म में अधिकतम साझेदारों की संख्या इससे अधिक नहीं होनी चाहिए, 50 से अधिक नहीं होनी चाहिए। निम्न में से कौन सा लक्षण साझेदारी संगठन में विद्यमान नहीं है? अवांछित उत्तराधिकारी ने बाहर जाने वाले साझेदार को देय राशि यानी आर्थिक चिट्ठे में प्रदर्शित की जाएंगी उसके ऋण के रूप में। किसी स्पष्ट समझौतों के अभाव में साझेदार को प्राप्त होता है लाभ हानि में बराबर हिस्सा। ए और बी एक फर्म में साझेदार हैं। सी का प्रवेश लाभ 1/5 भाग के लिए होता है तथा वह 10,000 पूंजी लाता है और बी की समायोजित पूंजी कितनी होगी? 16,000। भारतीय साझेदारी अधिनियम कब बना था? 1932 ईस्वी में बना था। ए, बी और सी एक फर्म में साझेदार हैं जिनका लाभ अनुपात 4:3:2 है। डी को साझेदार बनाने के बाद उसके त्याग का अनुपात क्या होगा? 4:3:2 होगा। नए साझेदार के प्रवेश पर संपत्ति के मूल्य में वृद्धि को क्रेडिट किया जाता है लाभ एवं हानि समायोजन खाते में। जब विद्यमान कंपनी अपने विभिन्न अंशधारियों में अंशों के विक्रय का प्रस्ताव करती है तो उसे क्या कहते हैं? अधिकार निर्गमन यानी राइट टू इशू। तलपट बनाने के लिए प्राय विधि का प्रयोग किया जाता है शेष विधि का। यदि सकल लाभ दर बिक्री का 25% है तथा बिक्री माल लागत का 1 लाख है तो सकल लाभ कितनी होगी? 3,33,033 रुपया। जोखिम पूंजी का अर्थ है समता अंश पूंजी। गार्नर बनाम मर्रे के नियमानुसार दिवालिया साझेदार की कमी को शोधन साझेदार बांटते हैं, अपनी पूंजी अनुपात में बांटते हैं। नए साझेदार के प्रवेश पर संपत्तियों और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है नए व पुराने साझेदारों के पारस्परिक लाभ के लिए। नए साझेदार के प्रवेश के समय जब एक ख्याति खाता खोला जाता है तब पुराने साझेदारों को निम्न अनुपात में क्रेडिट की जाती है, त्याग के अनुपात में की जाती है। पूंजी संरचना अनुपात क्षमता रेशियो ऋण होता है। अंश निर्गमन पर प्राप्त प्रीमियम को दिखाया जाता है आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में। रोकड़ के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के लिए प्रवर्तकों के अंश निर्गमित करने पर डेबिट किया जाता है ख्याति खाता में। जब पूंजी परिवर्तनशील हो तो पूंजी अनुपात निकालने के लिए निम्न में से किसे पूंजी में नहीं जोड़ा जाएगा? रोकड़ खाते का शेष। न्यूनतम अंश आवेदन राशि होती है अंशों के अंकित मूल्य का 5%। निम्नलिखित किस खाते में से बोनस अंश निर्गमित किए जा सकते हैं? सामान्य संचय खाता, लाभ हानि खाते तथा शेष अंश प्रीमियम खाता। अंशों के हस्तांतरण का पंजीयन होता है कंपनी के यहाँ होता है। उसके बाद अपरिहित अंशों के पुनर्निर्गमन के पश्चात अपरिहित अंशों के खातों का शेष हस्तांतरित होगा पूंजी संचय खाता में। अंशों के निर्गमन पर प्राप्त प्रीमियम उदाहरण है इनमें से कोई नहीं। पूंजी व्यय का, आगम प्राप्ति का और अस्थगित व्यय का इनमें से कोई नहीं होगा। एक लोक समिति कंपनी निर्गमित कर सकती है शोधनीय ऋण पत्र को। बोनस अंश निर्गमित नहीं किए जा सकते हैं पूंजी शोधन संचय से। अंश आवंटन खाता है व्यक्तिगत खाता होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कोषों का स्रोत है नए अंशों का निर्गमन? पूंजी का वह हिस्सा जिसे कंपनी के समापन के समय मांगा जा सकता है कहलाता है आरक्षित पूंजी। अंशों के मूल्यांकन की विधि नहीं है अधिलाभ विधि। अंश अधिशुल्क का प्रयोग किया जा सकता है पूर्वदत्त बोनस अंशों के निर्गमन करने के लिए। भारत में किस प्राचीन ग्रंथ में लेखांकन का वर्णन किया गया है? अर्थशास्त्र में किया गया है। अदत्त याचनाएं मांगी गई पूंजी में से घटाई जाती हैं। किस प्रकार के शेयर लाभांश के केवल एक निश्चित दर का एक अधिकार धारण करते हैं? भागग्राही शेयर का। यदि अंशों को जब्त किया जाता है तो पूंजी खाते को डेबिट किया जाता है अंशों पर याचित राशि से।
एक कंपनी अपने द्वारा हरण किए अंशों का पुनर्निर्गमन कर सकती है छूट पर यानी प्रीमियम पर और अंकित मूल्य पर। नहीं, पूत-पालन का जनक कहा जाता है लूकस पेसियोली को कहा जाता है। नहीं, अंश हरण की दशा में अंश का हरण खाता क्रेडिट किया जाता है प्राप्त राशि से किया जाता है। नहीं, आय और व्यय लेखा दिखाता है सभी मजदूरी वेतन को दिखाता है। नहीं, खातों में खतौनी करना व शेष निकालने की प्रक्रिया कहलाती है वर्गीकरण। नहीं, वर्ष में प्रारंभ चंदा 5000, अग्रिम प्राप्त चंदा 500 और बकाया चंदा 300 है। आय व्यय खाते में क्रेडिट की जाने वाली राशि कितनी होगी? 4800। अपरिवर्तनशील ऋण पत्रों का आशय है ऋण पत्र पूंजी से। निम्न में से कौन सी एक गैर आर्थिक क्रिया है? परोपकार है। ऋण पूंजी की लागत किसके रूप में होती है? चुकता ब्याज के रूप में होती है। एक कंपनी अपने ऋण पत्रों का शोधन नहीं कर सकती है उन्हें खुले बाजार में बेचकर। यदि एक कंपनी अपने 1000 के ऋण पत्र को बाजार में 975 में खरीद लिया तो 25 के अंतर को माना जाएगा ऋण पत्र के शोधन पर लाभ। ऋण पत्रधारी होते हैं लेनदार होते हैं। चीटे में अंशों के निर्गमन पर ब्याज की राशि को दिखाया जाता है एक दायित्व के रूप में। स्वामियों के स्वत्व में कमी होती है पूर्वाधिकार अंशों के विमोचन से। पूर्वाधिकार अंशों का विमोचन किया जा सकता है नए अंशों के निर्गमन से, प्राप्त राशि से, लाभांश हेतु उपलब्ध लाभों से। कंपनी के पूर्वाधिकार अंशों का शोधन नहीं किया जा सकता है कटौती पर। पूर्वाधिकार अंशों का शोधन किया जा सकता है नए अंशों के निर्गमन द्वारा, लाभांश के लिए रखे गए लाभ द्वारा। जब अंशों का हरण किया जाता है तो पूंजी खाते को डेबिट किया जाता है अंशों पर मांगी गई राशि से। वे अधिमान जिस पर 2 वर्षों तक लाभांश का भुगतान नहीं होने के कारण शेयर धारक मत देने के अधिकार का दावा कर सकता है कहलाते हैं संचयी अधिमान शेयर। जब एक कंपनी अपने ऋण पत्रों को विनियोग के रूप में क्रय करती है तो निजी ऋण पत्र खाता डेबिट किया जाता है ऋण पत्रों के अंकित मूल्य से। प्राप्ति एवं भुगतान खाता निम्न होगा वस्तुगत खाता होता है। एक खेल क्लब के संदर्भ में घास की विक्रय राशि होगी आयगत प्राप्ति होगी। गैर व्यापारिक संस्थाएं तैयार करती है आय व्यय खाता को। निम्नलिखित मदों में से कौन सी क्लब के आय व्यय खाते में दर्ज की जाएगी? पुराने समाचार पत्रों की बिक्री पर। पट्टाधारी द्वारा देय अधिकार शुल्क को हस्तांतरित किया जाता है लाभ हानि खाते में। पुनः प्राप्ति योग्य लघु कार्य आर्थिक चिट्ठे में दिखाया जाता है चालू संपत्ति की तरह। एक मशीन का किराया क्रय मूल्य 30,000 है और रोकड़ मूल्य 24,000 है तो भुगतान 3 समान किस्तों में होना है तो द्वितीय किस्त का ब्याज कितना होगा? 2000। शेष पत्ती विधि का प्रयोग करते हुए एक संपत्ति जिसका मूल्य 20,000 है उस पर 10% वार्षिक दर से तीसरे वर्ष की ह्रास राशि कितनी होगी? 1620 रुपया। किराया क्रय पत्ती पर बेचे गए माल की लागत को हस्तांतरित किया जाता है किराया क्रय व्यापारिक खाता में। निम्न में से कौन सी विधि मूल्य ह्रास पत्ती कोयले की खान हेतु सर्वाधिक उपयुक्त होगी? अक्षय विधि होगी। ह्रास लगाया जाता है अस्थायी संपत्ति पर ह्रास लगाया जाता है। एक मशीन की लागत 70,000 है, इसकी जीवन अवधि 10 वर्ष है जिसके बाद इसका संभावित वसूली मूल्य 5,000 है तो सीधी रेखा पत्ती पर आधारित प्रथम 4 वर्षों का ह्रास क्या होगा? 26,000 होगा। मूल्य ह्रास शोधन कोष खाते का अंतिम शेष निम्न खाते में हस्तांतरित किया जाता है पूंजी शोधन संचय खाता में।
संपत्ति के ह्रास एवं रख रखाव का लाभ हानि खाते पर कुल भार समान होगा। सरल रेखा रीति के अंतर्गत होगा। ह्रास कोषों की लागत होती है, अस्पष्ट लागत होती है। अस्थायी संपत्तियों पर ह्रास होता है, न तो कोष का स्रोत और न ही उपयोग। निम्न में से कौन सा कोष का स्रोत नहीं है? मशीन का क्रय। रिक्तीकरण शब्द का प्रयोग निम्न में से किसके संदर्भ में किया जाता है? नस्वान संपत्तियों में। अप्रचलन का आशय निम्न कारणों से मूल्य में गिरावट है। अन्वेषण से। ख्याति खाता है, वास्तविक खाता ख्याति होता है। ह्रास की पुनर्मूल्यांकन पद्धति का सामान्यतः प्रयोग किया जाता है खुले पुर्जों में। औसत लाभ 20,000, सामान्य लाभ 5,000। ख्याति का मूल्यांकन अधिलाभ के 3 वर्ष के क्रय के आधार पर कीजिए 45,000। एक फर्म का औसत लाभ 9,000 है, फर्म की पूंजी 60,000 है और व्यापार से सामान्य आय की दर 10% संभावित है, तो पूंजीपति द्वारा ख्याति कितनी होगी? 30,000 की। अंश का आंतरिक मूल्य ज्ञात किया जा सकता है शुद्ध संपत्ति विधि से। मूल्यांकन की पूंजीकरण पद्धति का प्रयोग निम्न के मूल्यांकन में किया जाता है ख्याति में। किसी व्यवसाय की आय क्षमता को बढ़ाने के लिए व्यय की गई राशि है पूंजीगत व्यय। निम्नलिखित में कौन सा संभाव्य दायित्व है? भुनाए हुए बिल पर दायित्व। एक नए भोग उत्पाद को प्रारंभ करने के लिए भारी विज्ञापन देना, यह है अस्थगित राजस्व व्यय का। एक विज्ञापन अभियान पर किया गया खर्च जिसका लाभ 3 वर्षों से मिल रहा है, यह खर्चा कहलाता है अस्थगित आयगत व्यय। निम्न लेनदेनों में से कौन सा पूंजीगत प्रकृति का है? ट्रक का खरीदा जाना। ट्रक का खरीदा जाना। पूंजीगामी उद्योगों के परिणाम स्वरूप होती है समग्र पूंजी सृजन में कमी। व्यवसाय की उत्पादकता बढ़ाने के लिए किया गया व्यय कहलाता है पूंजीगत व्यय कहलाता है। पूंजीगत व्यय को आयगत व्यय में परिणत करने से निम्न परिणाम होता है गुप्त संचय निकलता है। किसी कंपनी के लाभों का पूंजीकरण संभव है पूर्वदत्त बोनस अंशों के निर्गमन द्वारा, केवल अंशतः प्रदत्त अंशों को पूर्वदत्त बनाकर। एक प्रकाश द्वारा कॉपीराइट के क्रय पर किया गया व्यय है पूंजीगत व्यय होता है। एक फर्म की पूंजी 80,000 और उद्योग में उचित प्रतिफल 7.5% है। यदि फर्म द्वारा गत 5 वर्षों में अर्जित लाभ 8,000 और 9,000 और 7,000 और 8500 है तथा 10,000 था, तो फर्म का अधिलाभ कितना होगा? 2500 का। भारत में लेखांकन मानक जारी किए जाते हैं भारतीय चार्टर्ड लेखाकार संस्था के द्वारा। चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं पेशेवर अंकेक्षक होते हैं। लेखांकन मानक 6 बनाया जाता है ह्रास लेखांकन के लिए बनाया जाता है। पूंजी खाता टैक्स खाता है व्यक्तिगत खाता है। पुस्तपालन का क्या अर्थ होता है? प्रारंभिक पुस्तकों में लेखा करना। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम कब पारित हुआ था? 1949 ईस्वी में। आधुनिक लेखांकन प्रणाली का जनक माना जाता है लूकस पेसियोली को। निम्न में से कौन सा लेखांकन का कार्य नहीं है? परिणामों को अधिकतम करना। लेखांकन मानक 8 का संबंध है शोधन एवं विकास हेतु लेखांकन से। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? प्रत्येक विकलन के लिए डेबिट का समाकलन क्रेडिट अवश्य होता है। एक विक्रेता अपने 2,000 के माल को 1800 में क्रेता को देता है तो 200 का यह अंतर कहलाएगा व्यापारिक छूट कहलाता है। भविष्य में माल की आपूर्ति के लिए किसी ग्राहक से प्राप्त अग्रिम धनराशि है एक चालू दायित्व है। लेखांकन प्रमाप 14 के अनुसार क्रय प्रतिफल भुगतान होता है जो निम्न में से किसी एक को दे अंशधारी से। निम्न में से किसका उद्देश्य जिम्मा लेना है? स्वामित्व का। आर्थिक चिट्ठा में संयोजित दायित्व दर्शाने की आवश्यकता जिस परिपाटी के कारण पड़ती है उसका नाम है प्रकटीकरण। व्यवसाय में संभावित हानियों का
आयोजन पूर्व में ही कर लेना चाहिए, ऐसा परंपरा है रूढ़िवादी का। लेखांकन का वसूली सिद्धांत लागू नहीं होता है दीर्घकालीन निर्माणी ठेका यानी प्रसंविदाओं में। लेखांकन की ऐसी परिपाटी कौन सी है जिसके अंतर्गत परिसंपत्तियों एवं आय का अति मूल्यांकन नहीं होता है रूढ़िवादी की। वसूली अवधारणा लागू होती है जब माल ग्राहक को सुपुर्द कर दिया जाता है। स्टॉक का मूल्यांकन निम्न आधार पर होता है, लागत या बाजार मूल्य में से जो कम हो। समानता आय अर्जित मानी जाती है उस समय जबकि माल की सुपुर्दगी कर दी जाती है। 3 छोटी फाइलों की लागत प्रत्येक पर 4 रुपये का व्यय के रूप में चार्ज किया गया। यद्यपि उनका उपयोगी जीवन काल कई वर्षों का था, तो ऐसा किया गया महत्वपूर्ण सिद्धांत के अनुसार। निम्न में से कौन सा एक लेखांकन प्रथा नहीं है? गोपनीयता की प्रथा नहीं है। पूर्वोक्त किराया डैश डैश से संबंधित है, प्रतिनिधिक व्यक्तिगत लेखा से। यदि अंतिम रहतिया तलपट के अंदर दिखाया गया हो तो उसे दिखाया जाएगा, आर्थिक चिट्ठी में दिखाया जाएगा। भारत में लेखांकन मानक बोर्ड का गठन कब हुआ? 1977 ईस्वी में हुआ था। आर्थिक चिट्ठी में दिखाए गए संभाव्य दायित्व के उठने का कारण है लेखांकन परंपरा प्रकटीकरण की। भारत में लेखांकन मानक जारी किए जाते हैं भारतीय चार्टर्ड लेखाकार संस्था के द्वारा। रूढ़िवादिता परंपरा का प्रभाव होगा संपत्तियों का अवमूल्यन। लेखांकन प्रक्रिया में शामिल नहीं है सरलीकृत करना। दोहरा लेखा प्रणाली का प्रारंभ हुआ इटली में हुआ था। नाममात्र खाता है, मजदूरी खाता होता है। लेखांकन परमाप 14 है सम्मिश्रण हेतु लेखांकन से। वह लेखांकन अवधारणा जहाँ व्यवसाय इसके स्वामी से अलग अस्तित्व रखता है, व्यवसायिक अस्तित्व अवधारणा है। व्यक्तिगत विक्रय लक्षित नहीं होता है अधिसंख्य स्रोताओं पर। डेबिट बराबर होता है क्रेडिट के, तो लेखांकन में हमेशा सत्य है। निम्न मदों में से किसमें डेबिट शेष होगा? पूर्वोक्त बीमा प्रीमियम में डेबिट शेष होगा। लेखांकन की वह अवधारणा किसके आधार पर लाभ और हानि खाता तैयार किया जाता है कहलाती है मिलान। तुलन पत्र से संबंधित अवधारणाएं होती हैं, वसूली अवधारणा होती है। बैंक ऋण पर ब्याज दोहरा खाता प्रणाली में कहाँ दिखाया जाता है? रोकड़ खाते में। जन उपयोगी संस्थाओं में सबसे अधिक प्रचलित लेखांकन पद्धति है दोहरा खाता पद्धति। दोहरा खाता प्रणाली प्रयुक्त होती है सार्वजनिक उपयोगिता वाली संस्था के लिए। एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान के उद्देश्यों में सम्मिलित नहीं है सकल विनिवेश को अधिकतम करना। लेखांकन समीकरण आधारित है द्विपक्षीय अवधारणा पर आधारित है। निम्न में से कौन चालू संपत्तियों में शामिल नहीं किया जाता है ख्याति को? दोहरा लेखा प्रणाली का प्रतिपादन किया था लूकास पेसियोली ने किया था। फर्नीचर व्यापारी द्वारा की गई फर्नीचर की नकद बिक्री को डेबिट किया जाता है रोकड़ खाते में। निम्न में से कौन तलपट तैयार करने के लिए आधार होता है खाता बही? पेटेंट अधिकार खाता है वास्तविक खाता होता है। निम्न मदों में से किस में डेबिट शेष होगा? पूर्वोक्त बीमा प्रीमियम में। वित्तीय लेखांकन में खाता खतौनी की प्रक्रिया है वर्गीकरण की विधि। निम्न में से कौन सा खाता एक व्यक्तिगत खाता है? बैंक खाता, आहरण खाता, पूर्वोक्त किराया खाता। रोकड़ अंतर प्रवाह नहीं है लेनदारों में कमी। तलपट बनाकर जांच की जाती है लेखांकन प्रविष्टियों की गणितीय शुद्धता को। निम्नलिखित में से कौन त्रुटि तलपट द्वारा प्रदर्शित नहीं होती है? सैद्धांतिक त्रुटियाँ। तलपट है दोहरी प्रविष्टि प्रणाली का एक भाग होता है। रहतिया खाता है एक वास्तविक खाता होता है। लाभ हानि खाते के प्रतिकूल शेष को पूंजी से घटाना चाहिए। डूबी हुई रकम के कारण संभावित घाटे को पूरा करने के लिए अलग से रखी जाने वाली राशि कहलाती है प्रावधान। इनमें से कौन सी संपत्ति अस्थायी संपत्ति नहीं है? रोकड़। निम्न में से कौन एक निश्चित तिथि की स्थिति को दर्शाता है? आर्थिक चिट्ठा।
अग्रिम प्राप्त आय है एक दायित्व होता है। विनियोगों की वसूली के पश्चात सिंकिंग फंड विनियोजन खाते का शेष हस्तांतरित किया जाता है लाभ हानि खाता में। आर्थिक चिट्ठे में संपत्तियों को दिखाया जाता है अस्थायित्व के आधार पर। यदि बेचे गए सामान की लागत 1,20,000 और सकल हानि विक्रय की 25% हो तो विक्रय की राशि क्या होगी? 96,000। भुनाए गए बिलों पर असमाप्त कटौती होती है एक दायित्व। संपत्ति एवं दायित्व का विवरण होता है आर्थिक चिट्ठा में। यदि प्रारंभिक स्टॉक 2,45,000, क्रय 1.5 लाख, क्रय 15 लाख और विक्रय 17,40,000 तथा सकल लाभ दर लागत पर 20% है तो अंतिम रहतिया कितना होगा? 2,95,000। अमूर्त संपत्ति है, पेटेंट होता है अमूर्त संपत्ति ने। यदि प्रारंभिक रहतिया 5,000, क्रय हो गया 15,000 और प्रत्यक्ष व्यय 2,000 एवं अंतिम रहतिया 25,000 था तो बेचे गए माल की लागत क्या थी? 19,500। यदि अंतिम रहतिया संयोजनाओं में दिया गया हो तो इसे दिखाया जाएगा आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में तथा व्यापार खाते में। कर के अग्रिम भुगतान की प्रकृति है संपत्ति। मशीन खरीदी, इसके जनरल लेखे में मशीन खाता डेबिट होगा। अधिशेष में दिखाई देने वाली मद को इंगित करें प्रस्तावित लाभांश। एक मोटर कार जो 20,000 में खरीदी गई थी का पुस्तक मूल्य 12,000 था और 25,000 में बेची गई तो पूंजी लाभ कितना होगा? 13,000। कच्चे माल का मूल्यांकन किया जाएगा लागत मूल्य पर। निम्न में से किसे चिट्ठे की संपत्ति पक्ष में दिखाना चाहिए? पूर्वोक्त बीमा को। ख्याति को दिखाया जाता है चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में दिखाया जाता है। गत्यावरोधक द्वारा साझेदार होता है विशेष परिस्थितियों में साझेदार। सामान्यतः स्वीकृति सिद्धांतों का आधार है सामान्यताएं। निम्न में से कौन सी अशुद्धि तलपट के मिलान में बाधक नहीं होगी? क्षतिपूरक अशुद्धि। लागत योग ठेका उपयोगी है ठेकेदार के लिए। व्यक्तिगत खाते संबंधित होते हैं देनदार व लेनदार के लिए। विश्व के सभी देशों में दोहरा लेखा प्रणाली का प्रयोग करने का कारण क्या है? न्यायपूर्ण वैज्ञानिकता एवं सार्वभौमिकता। तलपट का योग्य न मिलना परमाप है कोई गणितीय अशुद्धि। इम्प्रेस प्रणाली का संबंध है लघु रोकड़ बही से। उपार्जित आय एवं अदद व्यय खाता होता है प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाता होता है। प्रविष्टि का लेखा पुस्तकों में छूट जाना कहलाता है छूट जाने वाली अशुद्धि। एक व्यापारी लेखांकन के किस स्वरूप को अपनाता है? वित्तीय लेखांकन को। पुस्तपालन में व्यापारिक व्यवहारों का लेखा किया जाता है मौद्रिक इकाई में किया जाता है। उत्तरदायित्व लेखांकन का उद्देश्य होता है प्रत्येक स्तर पर लागत के उत्तरदायित्व का निर्धारण। मानव संसाधन लेखांकन पद्धति का संबंध है मानव संसाधनों से संबंधित है। किसी कंपनी की चालू संपत्ति 2,25,000, अस्थायी संपत्ति 6,75,000 है तथा ऋण 1 लाख तो चालू दायित्व होगा 1.5 लाख है। चालू दायित्व 1.5 लाख है तो अंश पूंजी होगी 6.5 लाख का। पुस्तपालन व्यापारिक तथा अन्य सौदों को मुद्रा के रूप में लिखने की कला है। यह परिभाषा किसने दिया था? स्पाइसर एवं पेगलर के द्वारा दिया गया था। अंतिम स्टॉक का मूल्यांकन किया जाता है लागत मूल्य व बाजार मूल्य में से जो कम हो। रूढ़िवादी प्रथा का आर्थिक चिट्ठे पर प्रभाव होगा संपत्तियों के मूल्यों में कमी। पूर्वोक्त व्यय एक मद है आयगत प्रकृति का। स्टॉक के मूल्यांकन के संबंध में मानक है AS2। ह्रास लेखांकन से संबंधित लेखा मानक है AS6। लेखा मानक 26 संबंधित है अमूर्त संपत्तियों के लेखांकन से। लेखा मानक 13 संबंधित है विनियोगों के लेखांकन से। बिक्री 26,000, संचालन व्यय 5400 तो विक्रय लागत 19,000 है तो शुद्ध लाभ होगा 1600।
उपार्जित किंतु अपर्याप्त आय का परिणाम होगा पूंजी में वृद्धि, संपत्ति में वृद्धि। नेक्स्ट, सकल लाभ 50,000, विक्रय किए गए माल की लागत 40,000 है, तो विक्रय का मूल्य क्या होगा, टोटल हो जाएगा 90,000 का। नेक्स्ट, विनियोग उतार चढ़ाव कोष है, आयोजन होता है। नेक्स्ट, निम्न में क्षयशील संपत्ति नहीं है, अंश निर्गमन का बट्टा। नेक्स्ट, कोई साझेदार फर्म से गुप्त लाभ कमाता है, पता लगने पर व्यवहार होगा, लाभ फर्म को लौटाने होंगे। नेक्स्ट, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच साझेदारी हेतु आवश्यक है व्यापार का होना। नेक्स्ट, परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि में पूंजी के संबंध में खोले गए खाते हैं केवल पूंजी खाते। नेक्स्ट, नए साझेदार द्वारा प्रवेश पर फर्म के लाई गई ख्याति की राशि पर अधिकार होता है पुराने साझेदारों का। नेक्स्ट, यदि कोई व्यक्ति साझेदारी फर्म से प्रति माह प्रथम तिथि आहरण करता है तो ब्याज की गणना की जाएगी, 6.5 माह का गणना की जाएगी। नेक्स्ट, फर्म के लाभों में हिस्सा प्राप्ति हेतु नए साझेदार द्वारा लाई गई धनराशि है प्रीमियम है। नेक्स्ट, त्याग के अनुपात का प्रयोग किया जाता है लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होने पर। नेक्स्ट, अधिलाभों का आशय है औसत लाभों का सामान्य लाभों पर आधिक्य से। नेक्स्ट, यदि वास्तविक और औसत लाभ 30,000 तथा सामान्य प्रत्याय दर 12% हो तो लाभों का पंजीकृत मूल्य होगा 2.5 लाख का। नेक्स्ट, साझेदार के प्रवेश पर संपत्ति एवं दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन क्यों किया जाता है, प्रवेश से पूर्व के लाभ हानि उससे मुक्त रखने हेतु। पुराने साझेदारों द्वारा ख्याति की राशि निकालने पर डेबिट होगा पुराने साझेदारों की पूंजी खाता। साझेदार के प्रवेश पर संचयों एवं अवितरित लाभों के खातों को ले जाया जाता है लाभ विभाजन के अनुपात में। अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को देय धन राशि के भुगतान की विधि होती वार्षिक विधि, वार्षिक वित्तीय विधि, किस्त भुगतान विधि तथा एक मुश्त भुगतान विधि। साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 32 के प्रावधान है साझेदारी के अवकाश ग्रहण के संबंध में। अवकाश ग्रहण पर साझेदार ख्याति खाता खोलकर बंद करने का निर्णय लेते हैं, लेखा होगा, शेष रहे साझेदारों का पूंजी खाता डेबिट होगा। डूबत ऋण आयोजन खाते में कमी से अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के दावे में होगी वृद्धि। अंशों के निर्गमन पर प्राप्त प्रीमियम का प्रयोग किया जा सकता है पूर्ववत बोनस अंश निर्गमन हेतु। जब अंश अपरहित किए जाते हैं तो अंश पूंजी खाता डेबिट किया जाता है याचित राशि से। जब तक अंशों का पुनः निर्गमन न किया जाए तो अंश हरण खाते को चिट्ठे में किस प्रकार दिखाते हैं, अंश पूंजी शीर्षक में निर्गमित पूंजी में जोड़कर। न्यूनतम अभिदान राशि सेबी के दिशा निर्देशों के अनुसार कुल निर्गमन के बराबर होनी चाहिए 90%। डिस्काउंट ऑन इशू ऑन डिवेंचर अकाउंट होता है पूंजीगत हानि होता है। ऋण पत्र धारक है कंपनी के ऋणदाता। याचना राशि का भुगतान करने हेतु अंशधारी को समय मिलना चाहिए 14 दिनों का। सेबी के अनुसार ऋण पत्रों पर ब्याज की दर हो सकती है, कोई सीमा नहीं है। अंकित पूंजी का आशय है अधिकृत पूंजी। एक ऋण धारक को मिलता है निश्चित दर से ब्याज। ऋण पत्रों पर ब्याज खाते को हस्तांतरित किया जाता है लाभ हानि खाते में। एक सार्वजनिक कंपनी को निम्नलिखित जारी करने का अधिकार नहीं है स्थगित अंश। पूर्वाधिकार अंशों के शोधन एवं प्रीमियम की व्यवस्था की जाती है अंश प्रीमियम खाते से। पूंजी शोधन संचय खाता खोला जाता है पूर्वाधिकार अंशों के शोधन की वैधानिक आवश्यकता है। तो ऋण पत्रों के विनियोग के लिए क्रय करने पर डेबिट होगा स्वयं ऋण पत्र खाता। कंपनी अपने ऋण पत्रों का शोध निम्न में से किस विधि द्वारा कर सकती है, वार्षिक आहरण द्वारा शोधन, खुले बाजार के क्रय द्वारा शोधन, परिवर्तन द्वारा ऋण पत्रों का शोधन। एक कंपनी की प्रबंधकीय टीम के सदस्यों में सम्मिलित है पूर्णकालिक या अंशकालिक संचालक, प्रबंधक,
प्रबंध संचालक। कंपनी में पूर्णकालिक संचालक होने पर अन्य संचालकों के परिश्रमी की दर क्या होगी? 1% होती है। लाभ अर्जित करने वाली एक कंपनी अपने प्रबंध संचालक को अधिकतम कितना पारिश्रमिक दे सकती है? शुद्ध लाभ का 5%। ऋण पत्रों पर विज्ञापन कमीशन की दर है 2.5%। संचालक अपनी सहायता के लिए निम्न में से किसकी सहायता लेते हैं? अंशकालिक संचालन की, प्रबंधक तथा प्रबंध संचालक की। अभिज्ञापक कमीशन का भुगतान किया जा सकता है अंश देकर। किसको ओवरराइडिंग कमीशन दिया जाता है? अभिज्ञापक को। एक प्रबंधक की पारिश्रमिक सीमा 5% का उल्लेख किस धारा में किया गया है? धारा 387 में किया गया है। पेशेवर व्यक्ति है अधिवक्ता, वास्तुविद और अंकेक्षक। प्राप्ति एवं भुगतान खाते का डेबिट पक्ष प्रस्तुत करता है प्राप्तियां को। प्राप्ति एवं भुगतान खाते में दिखाई जाने वाली मद निम्न में से है? आजीवन सदस्यता शुल्क। प्राप्ति एवं भुगतान खाते में कौन सी मद जमा पक्ष में लिखी जाएगी? नगद मजदूरी भुगतान की। गैर व्यापारिक संस्थाओं के अंतिम खाते में रोकड़ बही का अंतिम शेष अंकित किया जाता है प्राप्ति एवं भुगतान खाते तथा आर्थिक चिट्ठे में। सदस्यता शुल्क एवं प्रवेश शुल्क की जांच की जाती है सदस्यों के रजिस्टर में। समाज सेवा करने वाली संस्थाएं लाभ करने हेतु तैयार करती है आजीवन सदस्यता शुल्क। आय व्यय खाते के संदर्भ में व्यय पर आय का अधिक कहलाता है बचत या अतिरिक्त। गैर व्यापारिक संस्थाओं के अंतिम खातों में समायोजन प्रभावी होते हैं आय व्यय खाते में एवं चिट्ठे में। आय व्यय खाते में न लिखी जाने वाली मद है विशिष्ट दान होता है। साई धर्मशाला में कमरा बनाने हेतु प्राप्त दान प्राप्ति है पूंजीगत है। एक अनाथालय को भवन बनाने हेतु दान मिला, इसकी प्रविष्टि की जाएगी आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में। गैर व्यापारिक संस्थाएं लाभ हानि ज्ञात करने के लिए तैयार करती है आय व्यय खाता। और ब 3:2 के में साझेदार हैं 1/5 हिस्से के लिए सी 10,000 की पूंजी लाता है और बी की समायोजित पूंजी कितनी होगी? 16,000। चालू कार्य की लागत ज्ञात की जा सकती है लागत लेखांकन द्वारा। चालू कार्य की लागत ज्ञात की जा सकती है लागत लेखांकन से। खातों में खतौनी करना व शेष निकालने की प्रक्रिया कहलाती है वर्गीकरण कहलाती है। लेखांकन की रोकड़ प्रणाली लागू होती है संस्थाएं जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है। मुद्रास्फीति लेखांकन पद्धति का संबंध है मुद्रास्फीति के प्रभाव को समायोजित करने से। कर लेखांकन में सम्मिलित किया जाता है कर दायित्व का निर्धारण करना, कर नियोजन करना और कर प्रबंध करना। अशुद्ध एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान करना लेखांकन की किस परंपरा पर आधारित है? रूढ़िवादिता की परंपरा पर आधारित है। कर उत्पादन पर भुगतान किया गया उत्पादन शुल्क है आयगत व्यय है। विंडो ड्रेसिंग किस प्रथा से प्रतिबंधित है? रूढ़िवादी से। निम्न में से क्रय लागत में शामिल होने वाली मद नहीं है व्यापारिक भट्टा। लेखा मानक 6 के अनुसार ह्रास योग राशि है ऐतिहासिक लागत अवशिष्ट। ह्रास लेखांकन मानक निम्न में से लागू होगा? मशीनरी पर लागू होगा। दोहरा लेखा प्रणाली में एक व्यवसायिक व्यवहार प्रभावित करता है दो खातों को, प्रत्येक को दो प्रकार से। आने वाली वस्तु डेबिट तथा जाने वाली वस्तु क्रेडिट होती है। यह नियम किस खाते का नियम है? वास्तविक खाते का नियम है। खाता बही की गणितीय सूत्रता की जांच की जाती है तलपट से की जाती है। तलपट खातों की सूत्रता का अंतिम प्रमाण नहीं होता है यह कथन है सत्य है। लाभ हानि खाता है अवास्तविक खाता लाभ हानि होता है। लागत मूल्य पर 20% लाभ अर्जित की दर विक्रय मूल्य के किस प्रतिशत के बराबर होगी? 60.666%।
अंतिम स्टॉक 50,000, बिक्री लागत 70,000, सकल लाभ 5,000, क्रय हो गया 80,000। आरंभिक स्टॉक क्या होगा? 45,000। 50,000 प्लस 70,000 प्लस 5,000 माइनस 80,000। एक कंपनी के चिट्ठे में अयाचित लाभांश को दिखाया जाता है निम्न शीर्षक के अंतर्गत, यानी चालू दायित्व के अंतर्गत। किसी विशेष उद्देश्य के लिए प्राप्त दानों को ले जाया जाता है चिट्ठे के दायित्व पक्ष में। एक फर्म में साझेदार बाहरी व्यक्ति को अपना हित सभी साझेदारों की स्वीकृति से हस्तांतरित कर सकता है। प्रत्येक अंश के आवेदन पर देय धनराशि अंश के अंकित मूल्य के निम्न प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए, 5%। साझेदारी संलेख के अभाव में एक साझेदार द्वारा फर्म को दिए गए ऋण पर ब्याज की स्वीकृति होगी 6%। ए, बी तथा सी साझेदार हैं जो लाभ एवं हानि में 5:3 के अनुपात में बांटते हैं, वे सी का प्रवेश लेते हैं तथा लाभ में 3/10 भाग देने पर सहमत होते हैं। ए, बी और सी का नया लाभ विभाजन अनुपात क्या होगा? अगर इसको निकालेंगे तो 35:21:24 हो जाएगा। गार्नर एवं मर्रे नियम के अनुसार साझेदारी फर्म के विघटन की दशाओं में ऋण शोध क्षमताधारी साझेदार दिवालिया साझेदार की कमी को किस अनुपात में वहन करेगी? समायोजित पूंजी अनुपात में। जब पुस्तकों में ख्याति खाता खोला जाता है तो पुराने साझेदारों के पूंजी खातों को क्रेडिट किया जाता है पुराने लाभ विभाजन अनुपात में। चालू लेखांकन वर्ष का प्राप्त ब्याज 6,000 और वर्ष के अंत में उपार्जित 500 और वर्ष के आरंभ में उपार्जित 300, तो लाभ हानि खाते में क्रेडिट की जाने वाली धनराशि कितनी होगी? 6500। ख्याति किस प्रकार की संपत्ति है? ख्याति अमूर्त संपत्ति होती है। समायोजित तलपट बनाया जाता है, समायोजन प्रविष्टियों के बाद बनाया जाता है। देनदार 19,000, पसंदगी की शर्त पर बेचा गया माल निरस्त किया गया। 2,000 डूबत ऋण आयोजन, 5% बट्टा आयोजन और 2% बट्टा आयोजन की राशि कितनी होगी? 323। रामलाल ने अपने साझेदार फर्म को 5,000 ऋण के लिए 5,000 ऋण दिए। यदि उनके बीच कोई समझौता नहीं हुआ हो तो उसे कितना ब्याज देना होगा? यानी 300, यानी 5,000 का 6% निकालेंगे तो हो जाएगा 300। साझेदारी संलेख का संबंध वेतन एवं लाभ विभाजन से पूंजी की मात्रा एवं ब्याज की दर से आहरण व ब्याज से होता है। ख्याति खाता पहले ही पुस्तकों में खुला हो और नया साझेदार ख्याति की राशि नगद में लाता है तो लेखांकन का प्रभाव होगा। नए साझेदार द्वारा लाई गई राशि पुराने साझेदारों में त्याग के अनुपात में बांटी जाएगी और पुराना ख्याति खाता बंद होगा। ख्याति खाता का मूल्यांकन आधारित है, लाभार्जन क्षमता पर निर्धारित है। नए साझेदार द्वारा प्रवेश पर फर्म में ख्याति की राशि नगद में लाने पर क्रेडिट होगा ख्याति या प्रीमियम खाता पर। साझेदारों को देय पूंजी पर ब्याज की गणना की जाती है, प्रारंभिक पूंजी पर की जाती है। यदि साझेदारों की पूंजी 10 लाख हो और वार्षिक औसत 2 लाख हो, सामान्य प्रत्याय दर 8% हो तो अधिलाभ कितना होगा? 20,000। साझेदारों के चालू खाते का शेष होता है डेबिट या क्रेडिट, दोनों ही होता है। अवकाश ग्रहण तिथि पर संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होने पर डेबिट होगा संपत्ति खाता। संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी का शेष चिट्ठे में दिखाया जाता है समर्पण मूल्य में। संपत्तियों का पुस्तक मूल्य 2.5 लाख और वसूली राशि 2 लाख और वसूली व्यय 5% होंगे तो वसूली व्ययों की राशि कितनी होगी? 10,000। वसूली खाते में संपत्तियों को किस मूल्य पर हस्तांतरित किया जाता है? पुस्तक मूल्य पर किया जाता है। किस्तों में वितरण की स्थिति में भुगतान में किसे प्राथमिकता है? वसूली व्यय में। साझेदारी फर्म में समापन के दिन संपत्तियों का मूल्य 4,20,000 तथा
दायित्व 1.5 लाख के थे तो संपत्तियों से वसूली पर 30,000 की हानि हुई तो वसूली की राशि कितनी होगी? 39,000 होगी, नहीं 3,90,000। जिस साझेदार की संपत्ति कम हो तथा दायित्व अधिक हो तो वह कहलाता है दिवालिया साझेदार कहलाता है। अधिमान अंशधारी है, पूंजी और लाभांश भुगतान का पूर्वाधिकार रखने वाले। आवंटन विवरण कंपनियों के रजिस्टर के कार्यालय में जमा करना होगा। आवंटन में 30 दिन। असफल आवेदकों को धनराशि लौटाते हुए जो पत्र जारी किया जाता है को कहते हैं खेद पत्र। असफल आवेदकों को धनराशि लौटाते हुए जो पत्र जारी किया जाता है को कहते हैं खेद पत्र कहते हैं। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट को अपलिखित किया जाता है पूंजीगत लाभों एवं अंश प्रीमियम खाते से। ऋण पत्र स्कंध है पूर्वदत्त ऋण पत्रों का परिवर्तित रूप है। ऋण पत्रों के निर्गमन पर प्रीमियम खाते की प्रकृति है व्यक्तिगत खाता है। ऋण पत्रधारी कंपनी के ऋणदाता होते हैं, इन्हें अपनी राशि के बदले प्राप्त होता है ब्याज। सभी ऋण पत्रों के शोध के बाद ऋण पत्र शोधन कोष खाते का शेष हस्तांतरित किया जाता है सामान्य संचय खाता में। 4,25,000 के ऋण पत्र और 4.5 लाख की संपत्तियों को खरीदने के लिए निर्गमित किए गए इस मामले में 25,000 है तो 25,000 सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट होगा। केवल पूर्वदत्त पूर्वाधिकार अंश ही शोधनीय है, ऐसा उल्लेख है धारा 80 में उल्लेख है। 100 वाला ऋण पत्र 100 पर निर्गमित किया गया जिसका शोधन 98 है पर किया जाना है। इसकी प्रविष्टि होगी बैंक अकाउंट डेबिट 98 रुपया टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट 2 रुपया, डेबिट 2 रुपया, उसके बाद तो डिवेंचर अकाउंट हो जाएगा आपका 100 रुपये टोटल। ऋण शोधन संचिति का निर्माण किया जाता है लाभ हानि नियोजन खाते में। ऋण पत्र शोधन संचिति का निर्माण किया जाता है लाभ हानि नियोजन खाते से। अभिगोपन कमीशन है पूंजीगत व्यय है। इनमें से किसे ओवरराइडिंग कमीशन दिया जाता है? उप अभिगोपक को। अभिगोपन कमीशन दिखाया जाता है संपत्ति पक्ष में विविध व्यय के अंतर्गत। गैर व्यापारिक संस्थाओं की आय का मुख्य स्रोत है चंदा प्राप्त करना। संपत्तियों पर ह्रास दर्शाया जाता है आय व्यय खाते के डेबिट में। प्राप्ति एवं भुगतान खाते का शेष दिखाया जाता है नहीं आय व्ययों में और नहीं आय व्यय खाते में, नहीं आय व्यय डेबिट पक्ष में और नहीं आय व्यय क्रेडिट पक्ष में। प्रोग्रेसिव स्पोर्ट्स क्लब के किसी सदस्य ने चंदा दिया तो आयगत मद है, आय व्यय खाते में क्रेडिट की जाएंगी। प्राप्ति एवं भुगतान खाते के संबंध में कौन सा विवरण असत्य है? इसमें केवल आयगत मदें दिखाई जाती हैं। प्रारंभिक शेष आरंभ होकर अंतिम शेष से बंद होने वाला खाता है प्राप्ति एवं भुगतान खाता है। नजराने का भुगतान किया जाता है एक मुश्त के द्वारा किया जाता है। पट्टेदाता के लिए प्राप्त अधिकार शुल्क है आयगत आय है। न्यूनतम किराया जाना जाता है मृत किराया जाना जाता है। सरकार पट्टेदार को प्रारंभिक अवधि में आर्थिक सहायता देती है, उसे क्या कहा जाता है? अनुदान या राज्य सहायता। निम्न में से स्टॉक में सम्मिलित किया जाता है पसंद या वापसी की शर्त पर विक्रय किया माल। नगद फर्नीचर क्रय करने का परिणाम होगा कुल संपत्तियों पर कोई प्रभाव नहीं होगा। लेनदारों के भुगतान का परिणाम होगा संपत्तियों में कमी, दायित्वों में कमी। संदिग्ध दायित्व चिट्ठे में दिखाए जाते हैं, चिट्ठे के नीचे टिप्पणी के रूप में दिखाया जाता है। तलपट में प्रदर्शित मद
व्यापार खाते के डेबिट में लिखी जाएगी मजदूरी एवं वेतन को। नेक्स्ट, पूर्वदत्त व्यय खाता समायोजित तलपट में किस पक्ष में दिखाया जाता है? डेबिट पक्ष में दिखाया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में आयगत प्राप्ति है विनियोगों पर लाभांश। नेक्स्ट, व्यापार के स्वामी द्वारा विनियोग पूंजी व्यापार का दायित्व है। पृथक अस्तित्व की अवधारणा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में आयगत प्राप्ति है सेवा अनुबंध भंग करने पर प्राप्त राशि। नेक्स्ट, भारतीय बही खाता प्रणाली किस प्रणाली के सिद्धांत पर आधारित है? दोहरा लेखा प्रणाली पर आधारित है। थैंक यू फ्रेंड। अच्छा लगता है लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, साथ में बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलें।